तो आज की टॉप न्यूज है कि दीपावली एंटर्स इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो और कौन सी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं, कौन सी नहीं है, किस बेसिस पे ये इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड होता है, इसको डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया का रिस्पॉन्स रशिया को क्या रहा, जबकि अभी रशियन विजिट, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी विजिट इंडिया में थी, तो उन्होंने स्पेसिफिकली पुश किया कि इंडिया डिफेंस सेक्टर की तरफ रशिया के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन में काम कर सके, स्पेसिफिकली फॉर सुखोई 57 एंड S-500। तो क्या इंडिया का रिस्पॉन्स रहा, उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड यूएसए ने बैक किया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट द इंटरनेशनल लेवल जापान को ओवर द डिस्प्यूट विद चाइना। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इनको डिस्कस कर लेंगे फॉर द डेट ऑफ 11 दिसंबर 2025। तो सबसे पहले आपकी जो न्यूज है दैट इज यूरोपियन मेंबर्स जो है वो कट करना चाह रहे हैं एमिशंस बाय 90% बाय 2040 फ्रॉम 1990 लेवल्स। तो ये 1990 लेवल्स या प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स जो है, ये आइडिया कहाँ से आता है, हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट से आता है। तो यूरोपियन यूनियन सडनली, पहले अभी आप देखोगे कि सीबैम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो हमारे पास फंड है या इवन की जो पैसा है, एक तरह से टैक्स है, वो अब 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अब ना अब्रप्टली 2040 तक 1990 लेवल्स तक 40% 90% करते करते आप इतना ज्यादा कार्बन एमिशंस को कट कर रहे हो, है ना। तो अब इसके अंदर एक एडिशनल चीज यही है कि अगर जो फॉरेन कंट्रीज है वो इन्वेस्ट कर रही हैं या इवन की जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं वो कहीं पे भी अगर फॉल शॉर्ट होते हैं ये 1990 लेवल्स तक लेकर आने के लिए, पोल्यूशन लेवल्स को या कार्बन को गिराने के लिए, सो 90% तक तो जो कमी है 2040 तक लेकर आनी है। बट इसके अंदर कोई कमी अगर होती भी है इन एनी केस, तो क्या होगा, कार्बन जो अब हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं उनको परचेज करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पर फाइनली यूरोपियन यूनियन ने रैटिफाई कर दिया। रैटिफाई एज इन, मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर है अपने कंप्लायंस के साथ एंड दे डिड नॉट वांट कि कार्बन जो क्रेडिट्स है उनको परचेज करके उस चीज़ को फुलफिल किया जा सके। बट चलो स्टिल अ बेटर स्टेप, क्योंकि अब कार्बन जो अब हमारे पास बॉन्ड्स है वो अब पैसा ऐसी इसी तरीके से लगता है ना कि सर्टिफिकेट्स को परचेज कर रहे हो, सो इन रिटर्न क्या होता है, वही पैसा जो है फॉर एफॉरेस्टेशन एंड फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट यूज होते हैं। सो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया में हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कौन सी नहीं है वो आपको देखना है। ठीक है, कि इंडिया प्लेज टू अचीव 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फॉर नॉन फॉसिल फ्यूल्स sources by 2030। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 100 गीगावाट्स न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2030। थर्ड, द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 140 गीगावाट्स ऑफ विंड पावर कैपेसिटी बाय 2047। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो ये हाउ मेनी स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। ये मैं इस चीज के लिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इस बार जो 11 साल है वो कंप्लीट हुए थे, 11 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद आप देखोगे 2025 में गवर्नमेंट के 11 साल कंप्लीट होने पे पीआईबी के अंदर मल्टीपल ऐसे आर्टिकल्स को जो पब्लिश किया गया था, जिसके अंदर आपका आप कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट ये चीज़ों का कि इंडिया की गवर्नमेंट का आगे आइडिया क्या है, किस तरीके से काम किया जाना है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, क्या क्या एम्बिशंस हैं, क्या क्या विजन है, उसके अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंगली वैसे मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है उसको बढ़ाने की बात इनिशियली की जा रही है, तो 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से अब बाय 2030 तक की जानी है, ये करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स में ना ईयर्स को चेंज कर दिया गया था। अब आप देखो कि न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के अंदर इतना ज्यादा भी नहीं प्रेवलेंट है, ऑल्दो बड़े प्लांट्स हमारे पास हैं, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यहाँ पर स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर जो प्रोसेसेस हैं उनको हैंडल करना, उससे रिलेटेड एक्सपर्टीज होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट कई बार नहीं भी आती है ना, तो एफडीआई की रिक्वायरमेंट इंडिया को ज्यादा इन दैट केस रहती है। सो इसी वजह से अगर आप देखोगे बाय 2047 इंडिया वांट्स कि 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी इंडिया बना सके एंड 2030 तक 140 गीगावाट्स ऑफ विंड पावर कैपेसिटी इंडिया के पास हो सके। तो ये पीआईबी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आपको दे दिया गया है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। देन दीपावली एंटर्स इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट। तो इंटैंजिबल क्या होता है? इंटैंजिबल वही होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट फील इट, राइट? ठीक है, तो इंटैंजिबल क्या होता है कि जिसको आप फील कर रहे हो, जैसे कि आपकी फ्रेंडशिप की भावना है या आपका आपके पेरेंट्स के प्रति प्यार है, आपके
ईश्वर के प्रति कुछ प्यार है, तो वो इंटैंजिबल एसेट है आपका, है ना। तो वो हेरिटेज लिस्ट का पार्ट कैसे बनता है कि वो जब सदियों से चलता हुआ आ रहा है। तो इसी तरीके से जो दीपावली है उसको फाइनली अब एक जगह मिल गई है इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर। तो अब ये इंटैंजिबल कैसे हो सकता है कि अब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट इसको यूनेस्को जज किस बेसिस पे करता है। पहली चीज तो इंटैंजिबल होना चाहिए, नाम से पता लग रहा है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि सालों से चलती जा रही है वो चीज। तीसरी चीज कि वो लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करती है किसी के, ठीक है, कि कुछ उसके पीछे का ऐसा रीजन होता है जिस वजह से लोग दे कम टुगेदर, ठीक है, या एक खुशी का माहौल वो बनाते हैं, या ज्यादातर कम्युनिटी को या सोसाइटी एज अ होल को वो केटर करता है, ठीक है। तो इसी वजह से दीपावली, ये 3-4 पैरामीटर्स है बेस्ड ऑन विच जो इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर जगह मिलती है। तो दीपावली को इस बार ऐड किया गया। एंड 20th सेशन जो कि रेड फोर्ट पे, जिसके अकॉर्डिंगली अभी आई गेस जयशंकर जी ने लास्ट कुछ यहाँ पर बात की थी एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर। उसके बाद अगर आप देखो कि अभी के केस में 20th सेशन ऑफ यूनेस्कोस इंटर गवर्नमेंटल कमिटी जो कि रेड फोर्ट पे ही ऑर्गेनाइज हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली अब दीपावली को ऐड किया गया है एज इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर, ठीक है। सो अब ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, वैल्यूज, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है दीपावली के अंदर, सिर्फ एक व्यक्ति सेलिब्रेट ही नहीं कर रहा है चीजों को, माइथोलॉजिकल रीजन नहीं है। उसके बाद मार्केट देखते हो आप, डिराइव करते हैं इस चीज से, है ना, कि बहुत सारे ऐसे आर्टिजन्स हैं, बहुत सारे क्राफ्टमैन हैं जो, या दिया मेकर्स हैं, ठीक है, जो पॉटरी अब कर बनाते हैं, है ना, उनका कितना ज्यादा योगदान है कि अब पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो सर्कुलेशन में आ जाती है सडनली, एंड पैसा खर्चना शुरू कर देते हैं सबके सब, है ना। तो इसको त्योहार जो है, इसको एक भव्य त्योहार की तरह मानकर आप चल सकते हो। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर पैसा लगा हुआ होता है एज एन इन्वेस्टमेंट, उनकी मेहनत लगी हुई होती है। कम्युनिटीज कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट दिवाली, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन से रिलीजन से हैं, ठीक है। सो इसी वजह से दिवाली जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट त्योहार है, इसको इसीलिए इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर यूनेस्कोज इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। डज नॉट फॉल, ठीक है, दैट इज वैदिक चांटिंग, मार्च, छाऊ डांस या नवरूज। सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मार्च जो है वो मध्य प्रदेश में ही, अगर आप देखो, एक क्लासिकल डांस है, ठीक है। इसको अभी तक जगह नहीं मिली है यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, बट वैदिक चैंटिंग की अगर आप बात करो, छाऊ डांस की बात करो या नवरूज की बात करो, दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, ठीक है। तो नवरूज 2024 में ऐड किया गया था। 2008 के अंदर अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग को इंक्लूड किया गया था। 2009 के अंदर अगर आप देख रहे हो तो अब जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी के बेसिस पे गढ़वाल रीजन रमन जो है उसको इंक्लूड किया गया था। छाऊ डांस की बात करें तो 2010 में इसको इंक्लूड किया गया था। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपकी न्यूज कह रही है प्रोटेक्टेड मरीन एरियाज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑफशोर ब्लॉक्स गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है मुद्दा उठ के, मैं आपको सिंपल लेमैन टर्म्स में बता रही हूँ। ऑफशोर ब्लॉक्स क्या होते हैं? एक तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जो कि 200 नॉटिकल माइल्स होता है। तो अब ऑफशोर ब्लॉक्स वो ब्लॉक्स होते हैं जहां पर प्राइवेट कंपनीज को, इवन की जो सरकारी कंपनीज हैं, वो जाकर अब रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे हम ट्रॉम्बे की बात करते हैं, ट्रॉम्बे भी एक तरह का ऑफशोर ब्लॉक है, मतलब वो शोर पे नहीं है, सी के अंदर समवॉट नॉटिकल माइल्स के अंदर, 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर वो बना होता है। तो अब उसके बाद क्या होता है, वहां से जब रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन होती है, अब वो प्राइवेट कंपनी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, कोई भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वो होता है। तो अब यहाँ पर मुद्दा इसी वजह से उठा कि अगर आप ऑफशोर ब्लॉक्स को यहाँ पर अलॉट कर रहे हो टू मोर कंपनीज, क्योंकि नए ऑफशोर ब्लॉक्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया, प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस दिया जा रहा था। तो अब क्या हुआ कि सरकार के ऊपर यहाँ पर मुद्दा तो आ जाता है ना, एक्टिविस्ट दे केम फॉरवर्ड एंड दे सेड के प्रोटेक्टेड जो है मरीन एरियाज उसके अंदर आपने ऑफशोर ब्लॉक्स बना दिए हैं, तो वहां पे जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उनका क्या होगा, ठीक है। तो इन दैट केस अब यहाँ पर क्या हुआ, सरकार का जवाब जो यहाँ पर है उसको डिस्कस करना हमारे लिए जरूरी है कि अब सबसे पहली चीज क्या है कि 13 नवंबर 2024 के अंदर 13 ऑफशोर ब्लॉक्स जो हैं उसको केरला के अंदर स्पेसिफिकली अलाउ किया गया था। केरला से ये बात उठी है, वैसे गुजरात एंड अंडमान के अंदर जो ऑफशोर ब्लॉक्स है उनको आइडेंटिफाई पहले किया गया था, उसके ऊपर किसी ने कोई मुद्दा ऐसा नहीं उठाया था। तो अब ये क्या बोला गया है, सरकार की तरफ से ये बोला गया कि जो डिफरेंट ऑफशोर ब्लॉक्स हैं ये डिफरेंट ही तरीके से आइडेंटिफाई किए गए हैं, कीपिंग इन माइंड कि मरीन बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस क्या है। तो इसमें परेशान होने वाली इतनी बात नहीं है कि जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है दे आर वेल प्रोटेक्टेड, क्योंकि उनको प्रोटेक्टेड एरियाज का पार्ट यहाँ पर बनाकर रखा गया है। सो किसी तरीके से यहाँ पर टेंशन या परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। तो जो कोस्टल स्टेट्स है, मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द ट्रस्ट है, ठीक है। कैसे कि जो ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट है उसको एस्टैब्लिश भी किया गया है इसी पर्सपेक्टिव से, जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द ट्रस्ट रहते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो
एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भी इसके ऊपर हुआ होगा ना, इसके बेसिस पे ही तो डिसीजन दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, एंड देयर इज नो वायलेशन ऑफ द मरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आपको और बेटर चीजें समझ में आएंगी। कंसिडर द फॉलोइंग, पहली स्टेटमेंट कह रही है ऑफशोर ब्लॉक्स आर ग्रेटिकुलर सेक्शंस ऑफ द सी बेड। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है द एक्चुअल विड्थ ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सक्लूडिंग टेरिटोरियल सी इज 150 नॉटिकल माइल्स। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? So the correct answer is option number A, statement number 1, ठीक है। अब offshore blocks are graticular sections of the seabed। तो अब आपको blocks पता लग रहा है, blocks वर्ड जो है वो कैसे होते हैं, ऐसे ब्लॉक होता है, स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है, ब्लॉक्स, ठीक है। तो ग्रेटिकुलर सेक्शंस का क्या मतलब होता है? अब आपने देखा होगा कि हमारी जो एटलस होती है उसके अंदर ऐसे ग्रिड बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये ही ग्रिड को हम स्पेसिफिकली ग्रेटिकुलर सेक्शंस बोलते हैं। तो अब आप कोई भी रीजन को अगर ऑफशोर ब्लॉक घोषित करने जा रहे हो या आइडेंटिफाई कर रहे हो तो इसी ग्रिड सिस्टम को यूज किया जाता है जिसको ग्रेटिकुलर सेक्शंस ऑफ द सीबेड बोला जाएगा, ठीक है। सेकंड है आपकी एक्चुअल विड्थ ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टोटल जो है हमारी कितनी होती है, EEZ 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। टेरिटोरियल सी का हमारा 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया होता है। तो हमारा एक्सक्लूसिवली अगर आप देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है आफ्टर टेरिटोरियल सी कितना बनेगा, फिर 200 में से 12 माइनस करोगे डायरेक्टली आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 188 नॉटिकल माइल्स बनता है एज अ होल, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। देन नेक्स्ट है कि इंडिया गिव्स टिपिड रिस्पॉन्स टू रशियन पुश फॉर सुखोई 57 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स एंड सबमरीन्स। तो यहाँ पर अब इशू क्या है देखते हैं। तो मैंने आपको बहुत बार रिपीटेडली ये चीज़ बोली है कि जो ये बड़ी कंपनीज हैं या बड़ी कंट्रीज भी हैं जो कि डेवलप्ड नेशंस हैं एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज रखती हैं, हेजेमनी रखती हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, जैसे रशिया हो गया, चाइना भी हो गया। रशिया जैसे चाइना तो अपने आप को भी डेवलपिंग फेज में ही बोलता है, बट बेसिकली अगर हम बात करें ईस्ट एंड वेस्ट नेशंस में रशिया एंड इवन के यूएसए की, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि दे आर बिजनेसमैन इन इटसेल्फ, ठीक है। एवरीथिंग मीन्स बिजनेस टू देम। सो अब क्या होता है कि रशियन डेलीगेशन इंडिया आती है, बहुत ज्यादा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हम साइन कर चुके हैं, है ना, इंडिया के साथ यहाँ पर हो चुकी है डील रशिया की। बट आप ये चीज देखो कि वो फिर भी डिफेंस सेक्टर में इंडिया को पुश कर रहे हैं कि आप सुखोई 57 एंड S-500 को लीजिए। तो इस डील पे यहाँ पर यह बात होनी शुरू की जा रही थी। तो टिपिड रिस्पॉन्स, टिपिड क्या होता है कि मतलब कोल्ड सा रिस्पॉन्स इंडिया की तरफ से गया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन परचेजिंग सुखोई 57 और S-500 फ्रॉम यू गाइस। कि अभी के लिए अगर हम देखें तो हमारा क्या है, इंडिया का अब विजन क्या है, 2047 तक अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा फोकस अभी तक खुद क्या है, इंडिजिनस चीजों को बनाने में ही है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर। तो यहाँ पर यही रिस्पांस रशियन गवर्नमेंट को भी दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एडिशनल चीज आपको यहाँ पर पढ़ने की क्या जरूरत है, वो यही है कि इंडिया जो है पहले हेविली डिपेंडेंट था ऑन द इंपोर्ट ऑफ द डिफेंस प्रोडक्ट्स, बट अब इंडिया खुद से ही उसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है, ठीक है। हमने पहले भी न्यूज डिस्कस की कि कंट्रीज लाइक इजिप्ट, राइट, दे वांट कि इंडिया मेड जो प्रोडक्ट्स है उनके पास डिफेंस सेक्टर के अंदर जाए। तो इसी वजह से अगर आप देखो कि जो रिकॉर्डेड डिफेंस प्रोडक्शन वैल्यू 1.51 लाख करोड़ रुपीस हो गई है, जो कि पहले 46,000 करोड़ रुपीस थी इन द ईयर ऑफ 2014। तो उन्होंने ये बोला कि ये चीज जो है हम अभी अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन के ऊपर यहाँ पर फोकस करना चाहते हैं। तो एक बात यहाँ पर की गई कामिकाजी टाइप्स ड्रोन्स की, जो कि अब इंपॉर्टेंट है, कामिकाजी ड्रोन्स या इवन की जेरान ड्रोन्स, ठीक है, जो कि रशिया के खुद के बनाए हुए ड्रोन्स हैं, और ईरान के शहीद 136 कामिकाजी ड्रोन्स के यू कैन से कि एट पार हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब यही है, कामिकाजी ड्रोन्स जो हैं वो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर विद द पर्टिकुलर वॉरहेड एंड वहां जाके फट जाते हैं, तभी इसको शहीद भी नाम दिया गया, ठीक है। तो खुद जाकर ये अब बर्न हो जाते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ऐसी जगहों में सीक्रेटली घुसकर अटैक करने के लिए जहां पर अगर आपको फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं होता, तो लॉन्ग रेंज तक ये जो ड्रोन्स है वो जा सकते हैं, ठीक है। तो मॉस्को का ये लो कॉस्ट एट्रिशन है, जो कि एक बेसिक स्ट्रैटेजी की तरह हेल्पफुल भी रहा है अगेंस्ट यूक्रेन। तो इसी तरीके से इंडिया जो है उन्होंने अभी इतना इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाया नहीं है, ठीक है। तो बेसिक्स ही आपको बात बता रही हूं। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, S-400 एंड 500 के बीच का एक्चुअली में डिफरेंस क्या है जो रशिया वांट्स के इंडिया उसे परचेज कर ले। वैसे S-400 जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा मिशन सिंदूर के टाइम पे। सो अभी S-500 के बारे में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि S-400 हैज अ मैक्सिमम इंटरसेप्शन रेंज ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर्स। S-500 while can engage aerial targets up to 800 kilometers away. सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि S-400 is effective at intercepting threats up to 30 kilometers
kilometers in altitude, while S500 extends its reach up to 200 kilometers. So which of the statements above is or are correct? So the correct answer here is option number C. दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि S400 का मैक्सिमम इंटरसेप्शन रेंज की जब आप बात करते हो तो वो 400 किलोमीटर होती है, ठीक है, एंड S500 के केसेस में 800 किलोमीटर अवे तक इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वैसे 400 से 600 के बीच में ये रहती है, बट अगर आप देखो तो लोएस्ट लेवल पे 400 यहाँ पर मान के चलते हैं S400 के टाइम पे, तो S500 के टाइम पे वो 800 किलोमीटर है। तो S400 जो है वो थ्रेट कर सकता है इंटरसेप्ट 30 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड हाइट से, और वेयर एज S500 200 किलोमीटर अबव द ऑल्टीट्यूड लेवल पे इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसकी एक्सपीरियंस अब आप देखो वो और ज्यादा बेटर है। इसका जो आप मान सकते हो कि एम्बियंस एक्सपीरियंस जैसे ऑल टुगेदर हम बोलते हैं, तो S500 के केसेस में ना अगर यहाँ पर आप देखो 200 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड है, तो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट्स को भी ये अब केटर कर सकता है अगर एज अ थ्रेट उनको अगर मतलब लॉन्च किया जा सके एंड लेटर ऑन उनको यूज किया जा सके कि टू अटैक अ पर्टिकुलर नेशन। तो लो अर्थ ऑर्बिट्स में S500 जो है वो सक्षम है उनको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली ये अब अपने आप में ही AI का इंटीग्रेशन भी है थोड़ा बहुत, तो ये हिट द टारगेट वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलती है डायरेक्टली। S400 में समवॉट आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मैनुअल इंटरवेंशन पॉसिबल है। इस केस में S500 में वो ऑटोमेटिकली अपना हिटिंग द टारगेट एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग इट के ऊपर बिलीव करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि यूरोप के अगेंस्ट ट्रम्प का स्टांस कैसे चेंज हो गया एंड यूक्रेन को लेकर ये स्टांस कैसे सडनली चेंज हो गया, क्योंकि यूएस जो है वो ब्रोकर करवा रहा है डील बिटवीन यू कैन से मॉस्को एंड कीव, है ना। तो कीव के अंदर भी इलेक्शंस भी ड्यू हैं, बट वॉर लाइक सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। यूरोपियन यूनियन जो है अपनी टांग बीच में अड़ाने से नहीं हट रहा है, तो सडनली अब इरेज एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि इरेज होती जा रही है। ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट भी यूरोप एंड यूरोपियन यूनियन के लिए बोला था। सो अब इसके बाद एक स्पेसिफिक चीज उन्होंने और बोली है कि जो यूरोप है उनके कहने पर यूक्रेन जो डिसीजन ले रहा है, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेसी है फाइनली अब प्रिवेल नहीं करती है यूक्रेन या कीव के अंदर, ठीक है। तो अब इलेक्शन अगर कंडक्ट होने हैं तो 6 से 7 महीने का अगर आपको टाइम चाहिए तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्ट द इलेक्शंस के पता तो लगे कि ज़ेलेंस्की एक्चुअली में डेमोक्रेटिक लीडर है भी या नहीं। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि चीफ ऑफ स्टाफ को रिसेंटली रिमूव किया गया था यूक्रेन के, है ना, तो वो भी अब राइट हैंड माने जा रहे थे ऑफ ज़ेलेंस्की, मे बी इस वजह से क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ पर अपॉइंटेड थे एंड किसी भी तरह से इलेक्शन उनका नहीं किया गया था टाइम एंड अगेन, जिस वजह से वो डिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी की तरह भी रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कैसे चल रहा है। यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट यहाँ पर ट्रम्प आते हुए थोड़े से नजर आ रहे हैं एटलीस्ट ऑन पेपर। सो नेक्स्ट न्यूज कह रही है कि ओवर 1.8 लाख करोड़ इन्वेस्टेड अंडर PLI स्कीम्स, ठीक है। तो PLI स्कीम क्या होती है? प्रोडक्शन लिंक स्कीम बोलते हैं हम इनको, कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन आप करते रहोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, स्पेसिफिकली MSMEs के लिए होता है कि जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करते रहोगे उसी के बेसिस पे आइदर आपको सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी नहीं तो आपको इतनी ही रीइंबर्समेंट सरकार की तरफ से मिलेगी। तो अब PLI स्कीम्स के अंडर सरकार ये सब्सिडी इसीलिए देती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया के बूस्ट मिल सके एंड वो सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत बाय 2047 जो है वो अचीव किया जा सके। तो आपकी न्यूज के अंदर आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि 1.8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है PLI स्कीम्स के अंडर अभी तक कर दी गई है एंड दैट इज अक्रॉस एज ऑफ जून का ये डेटा आपके पास निकल के आया है, ठीक है। तो जो अब आप देखोगे कि प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके अकॉर्डिंगली जो इन्वेस्टमेंट PLI स्कीम्स के अंडर अब इंक्रीमेंटल प्रोडक्शंस दे रही है 17 लाख करोड़ रुपीस की एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट की उसने ओवर 12.3 लाख लोगों के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हीं को ही पढ़ना, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको न्यूज में अपना मत्था मारने की जरूरत नहीं है। देन स्टेट इज अ कॉन्टिन्यूम विद कमिटमेंट्स बियॉन्ड प्लीजिंग द पार्टी और लीडर ऑफ द डे। सो अब बेसिकली क्या है कि ये केस चल रहा था, ठीक है, केस भी चल रहा था अगेंस्ट अ पर्टिकुलर लीडर जो कि अब एक्स CM भी रह चुके हैं ऑफ झारखंड, ठीक है। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग नेम्स, तो मैं नहीं लूंगी यहाँ पर नाम, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था कि उनके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस यहाँ पर लगाए जा रहे थे एंड जो अब इन्वेस्टिगेशन की जानी थी, इन्वेस्टिगेशन को अब डायरेक्टली CBI टेकअप नहीं कर सकते। CBI वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स या डिसीजन तो अभी तक नहीं आया था। सो अब यहाँ पर ना एक ऐसी सिचुएशन होती है कि अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है CBI को कि वो टेकअप करे ऐसा कोई पर्टिकुलर केस। तो वही चीज जो है उसको अपील करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला कि स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको डायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है इट इज कॉन्टिन्यूम ऑफ द कमिटमेंट्स बियॉन्ड विच द प्लीजिंग पार्टी और द पर्टिकुलर लीडर। कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की ही गलती उन्होंने यहाँ पर निकाली। उन्होंने बोला कि आप जो स्टेट बीइंग अ स्टेट गवर्नमेंट, आपको तो यहाँ पर जनता की बात भी सुननी चाहिए थी, जनता
के वो रिप्रेजेंटेटिव थे, तो पहली बात आप इतनी देर रुके क्यों? एंड इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो पर्टिकुलर लीडर है जिनके अगेंस्ट एफआईआर को दर्ज करना था, वो तो पुलिस, तो अब अगर आप देखो तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो एफआईआर दर्ज करने में ही आपने 2 से 3 महीने लगा दिए। तो एफआईआर जो है विद इन फर्स्ट 24 आवर्स होनी चाहिए कंडक्ट, तो वो चीज नहीं हुई। तो पहली चीज तो स्टेट ही उनके फेवर में थी पहले। अब आप व्हाट चेंज्ड, ये क्या चेंज हो चुका है यहाँ पर, एंड ऑन व्हाट बेसिस आर यू एक्सपेक्टिंग कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अलाउ करेगी टू टेक अप दिस केस? तो ये चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती। पार्टी और लीडर को पहले आप खुद से ही यहाँ पर लीवे दे रहे थे, एंड नाउ यू एक्सपेक्ट द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरवीन इनटू सच सिचुएशन, सो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो स्टेट इज अ कॉन्टिन्यूम विद कमिटमेंट्स, आपको कॉन्टिन्यूसली कमिटमेंट जो आपने की है बीइंग द स्टेट गवर्नमेंट, वो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी, एंड दैट मस्ट बी बियॉन्ड प्लीजिंग अ पर्टिकुलर पार्टी और अ पर्टिकुलर लीडर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आप सरकार हो, आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या लीडर के लिए यहाँ पर अपने पूरे के पूरे जो स्टेटमेंट्स हैं, अपने पूरे के पूरे डिसिप्लिन को, इवन के आपके जो खुद के इरादे हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने बोला कि आप जो प्रॉपर चैनल्स हैं उनके थ्रू इस चीज को या सीबीआई प्रोब को जरूर शुरू करवा सकते हैं। देन ऑपोजिशन क्वेश्चंस रिमूवल ऑफ सीजीआई फ्रॉम द पैनल टू सिलेक्ट सीईसी। तो यहाँ पर इतनी सी बात समझने की जरूरत है कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो रिमूवल की यहाँ पर बात की गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए पहले 3 लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि आपके जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि करंटली अभी राहुल गांधी भी हैं, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एंड देन आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी। ठीक है, तो ये 3 जो है ये पार्ट होते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी बनाते थे। तो अब पार्लियामेंट ने क्या किया, इसके अंदर चेंजेस करके सीजीआई को रिमूव कर दिया। तो अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड पीएम दे बोथ डिसाइड कि किसको यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह अपॉइंट करवाया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब उन्होंने ये बोला कि ऑपोजिशन जो है इसी चीज पे क्वेश्चन कर रही है कि सीजीआई को रिमूव करने का मतलब यही हुआ कि आप पूरी की पूरी तरीके से पोलिटिकलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कहने का मतलब अब अगेन इन सिंपल टर्म्स कि सीजीआई जो है, यू कैन से कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक अनबायस्ड और एक यूनिटरी जो जुडिशरी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा अब आप फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है, इवन की आप कह सकते हो कि 3 मेन ऑर्गन्स हैं उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की रिक्वायरमेंट इसीलिए थी क्योंकि वो एक कैबिनेट मेंबर या कैबिनेट सेक्रेटरी, इवन की कैबिनेट मेंबर ऑल टुगेदर अगर हम देखते हैं तो कैबिनेट का जो मेंबर होता है उसी के रैंक के इक्विवेलेंट होते हैं, प्लस वो ऑपोजिशन के यहाँ पर मेंबर होते हैं तो उनका रैंक काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, तो अब वो क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो जुडिशरी है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, पीएम जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को दिखाते हैं, है ना, एंड लेजिस्लेचर को भी दिखाते हैं। तो अब ये तीनों को मिलाकर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है एक अनबायस्ड तरीके से उनके अपॉइंटमेंट को दिखाता है। बट अब सीजीआई का रिमूवल कर देना इन दिस प्रोसेस क्या दिखाता है कि पॉलिटिकलाइजेशन कैसे हो रही है, कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो ही अपनी यहाँ पर बात रख सकते हैं और प्रधानमंत्री की एंड में चलेगी ही चलेगी। तो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल विल यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड ये तभी बात हुई है, डिस्कशन तब हुई क्योंकि हमने डिस्कस किया था अभी लास्ट वीक के अंदर कि जो आपकी इंटेंसिव रिवीजन है उसके बेसिस के ऊपर फाइनली सरकार मान चुकी है कि इस विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होगी, एंड उसी डिस्कशन के दौरान इस चीज को यहाँ पर सामने रखा भी गया है। देन नेक्स्ट आपकी न्यूज कह रही है स्कीम्स रिमेन अनचेंज्ड अंडर द लेबर कोड्स। तो लेबर कोड्स के अंदर आप देखो कि टाइमिंग्स जो है बढ़ा दी गई हैं, 12 घंटे का टाइम कर दिया गया है, एंड इवन लेबर कोड्स के अंदर आप देखोगे कि जो अब विमेन है उनकी नाइट जो शिफ्ट है उनकी प्रोविजन भी रख दी गई है। तो डिफरेंट चीजें जो है वो लेबर कोड्स के अकॉर्डिंगली चेंज हुई है। बट सरकार ने ये बोला है कि जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चलाकर रखती थी दे विल रिमेन द सेम। ठीक है, कि उनके पीछे का जो इंसेंटिव है वो सेम रहेगा यहाँ पर, कि जो अभी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसके अंदर जो माइनर चेंजेस होंगे बट जो अल्टीमेट गोल या उनका ऑब्जेक्टिव था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। बट जो नई अब स्कीम्स होंगी वो इसी बेसिस पे होंगी कि हमारे लेबर कोड्स क्या कहते हैं। तो दैट के जो लेबर कोड्स है दे आर मेड इन कंप्लायंस विद द एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंटेम्प्ट पावर नॉट पर्सनल आर्मर फॉर जजेस। तो यहाँ पर भी एक केस हुआ कि अब एक लेडी थी तो उन्होंने कुछ तो ऐसे पैम्फलेट एंड कुछ यू कैन से कि ऑन प्रिंट जो है चीजें बोली थी
एंड वही चीजें जो हैं उनका इनिशियल स्टैंड यही था कि उनका कोई मतलब उनको दे वर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार तो जो जजेस हैं उन्होंने उनको इतना ज्यादा कुछ नहीं कहा। फॉर द वेरी सेकेंड टाइम शी डिड द सेम थिंग, ठीक है। तो ये सेम चीज होने के बाद उन्होंने बोला कि सेकेंड टाइम तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्योंकि पहली बार आपको वार्निंग देकर छोड़ा गया था। तो उन्होंने उस टाइम पे भी ये चीज बोली कि मुझे तो नहीं पता। एंड वो जो अगर आप देखोगे कि जो ये मिस्चिफ या ये जो काइंड ऑफ वर्ड जो यूज किए गए थे वो एक करप्शन के केस को लेकर थे, प्लस अगर आप देखोगे कि यहाँ पर डॉग माफिया से रिलेटेड बात थी। एंड जो अगर वहां पे जो जज है, अ सिंगल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनका नाम भी लिखा गया था, उनको रिलेट किया गया था विद डॉग माफिया, ठीक है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता ही ऑब्वियस ही बात है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज के ऊपर एलिगेशन जनरली यही चीज पे लगाए गए थे कि आपने अपने खुद के एक पर्टिकुलर जज को बचाने के चक्कर में ये सारी चीजें की हैं। तो विद सुप्रीम कोर्ट साइड की कंटेम्प्ट पावर जो है एक पर्सनल आर्मर नहीं है जजेस के लिए। कहने का मतलब कि वो खुद की प्रोटेक्शन के लिए वो नहीं करते, ठीक है, कि अगर वो एज अ नॉर्मल पर्सन, अगर जज की कुर्सी ना हो तो एक व्यक्ति तो एक नॉर्मल व्यक्ति है ना, कि जस्ट बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ ही और शी होल्डिंग अ पर्टिकुलर ऑफिस रिस्पेक्ट को लेकर आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति हैं बीइंग अ जज वो तो ट्रांसफर होकर चले भी जाएंगे या इवन रिटायर होकर भी चले जाएंगे। वो जज की कुर्सी की जो जरूरत है या इवन की जो रिस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको बचाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो वो पावर पर्सनल आर्मर या खुद की हक पे चीजों के लिए नहीं है। वो जज की कुर्सी के ऊपर किसी भी तरीके का कलंक ना लगे, वो चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में अगर आपको ऑलरेडी पता है चीजें कि आपके ऊपर किसी तरीके का एक्शन लिया जा सकता है, जैसे इस केस में 10 दिन की जो जेल है वो दे दी गई थी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट अलॉट की गई थी। तो इन दैट केस अगर आपको पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या चीज है एंड आप बार बार उसे रिपीट कर रहे हो ऑफेंस को, दैट शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है। तो वो हम अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, जजेस कह रहे हैं कि वो जो कुर्सी है उसकी रिस्पेक्ट को होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब यूएस बैक्स जापान इन डिस्प्यूट विद चाइना ओवर रडार एमिंग इंसिडेंट। तो अब जो कल है रडार के केसेस पे अगर आप देखोगे कि जापान जो है एंड चाइना के बीच में ताइवान को लेकर मुद्दा है, साउथ चाइना सी को लेकर मुद्दा है, सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर मुद्दा है। एंड आप टाइम एंड अगेन देखते रहोगे कि चाइना की तरफ से भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है वो उस रीजन के अंदर बढ़ा दी गई थी। जापान जो है उन्होंने भी यहाँ पर अपने मिलिट्री सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया था, मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। एंड कल परसों हमने ये भी देखा कि जो अब आप कह सकते हो कि जो वॉरशिप्स है उसकी एंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है। तो अब जो एयरक्राफ्ट है उनको भी समझ में अभी नहीं आती हैं, है ना। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर बोला गया है, पहली बार जापान को बैक किया है यूएसए ने। तो उसी बेसिस पे ये चीज को डिसाइड किया जा रहा है कि जो डिस्प्यूट है ये आगे बढ़ने वाला आने वाले टाइम में। एंड क्रिटिसाइज किया जा रहा है चाइना को कि आप टाइम एंड अगेन अपनी जो इश्यूज है उसको क्यों यहाँ पर बढ़ा रहे हैं एंड क्यों एक जो सिंपल तरीके से चीज को सॉर्ट किया जा सकता है, तो वो रीजनल पीस को जब अचीव किया जा सकता है, क्यों उस चीज को आप जो है परेशान कर रहे हैं, क्यों इंटरनेशनल लेवल पे आप इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्यों क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। द नेक्स्ट न्यूज कह रही है कि पीएम मोदी गोयल एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल टू ओमान नेक्स्ट वीक फॉर अ फ्री ट्रेड पैक्ट। तो फ्री ट्रेड पैक्ट के बेसिस पे अब क्या है, उसको हम बोलते हैं सेपा, ठीक है। ओमान के साथ इंडिया का जो टाइज है इंडिया बेटर भी करना चाहता है, वैसे तो पहले से ही है, ठीक है, बट अभी जो है उस टाइज को बढ़ाना चाहता है। व्हेन इट कम्स टू ऑयल, तेल की बात होती है या इवन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात होती है, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज अंडर वे। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि ओमान के लिए प्रधानमंत्री जाए, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखो कि न्यूजीलैंड के साथ भी इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दैट इज अंडर वे, यूके के साथ भी एंड इवन यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड जो है दैट इज अंडर वे। तो मल्टीपल तरीके से इंडिया ऑल्टरनेटिव ढूंढने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। यूएस के साथ जो है अभी तक कुछ यहाँ पर सामने नहीं आया है कि क्या डिसीजन लिया जा सकता है, क्या नहीं लिया जा सकता। जैसे भी होगा इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सो अब यूपीएससी के 2026-2027 के ऑप्शनल्स एज वेल एज ऑफ जीएस के बैचेस आर नाउ अवेलेबल। तो 1800-890-3043 पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर बैच के इंक्वायरीज। तो sleepy.classes@gmail.com पे हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो यूपीपीसीएस का बैच इज ऑल्सो लाइव नाउ, सेम ईमेल आईडी, सेम वेबसाइट एंड कॉमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, सेम टोल फ्री नंबर पे आप बैच के इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।